अब इनका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सूत्र का हम आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एक ये सूत्र है C2H6 दे रखा है। C2H6 का मतलब है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है। ठीक है, इसके आगे अगर 2 हो गया तो 2 × 2 यानी कार्बन की संख्या 4 हो गई, एंड 2 × 6 यानी कि 12 हो गई। इसको भी समझें आप, क्योंकि आगे संख्या जो आएगी उस परमाणु की संख्या को बताएगा। अब हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कुछ संख्या अपन को याद करनी भी है। जैसे याद रखें, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, परमाणु भी 1 होता है, द्रव्यमान 1 होता है हाइड्रोजन, एक ये चीज याद रखें। कार्बन के एक परमाणु के भार 12 होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार 16 होता है, क्योंकि ये संख्या तो मोस्टली काम में आएगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो है ही है 3। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 होता है। ये 4 संख्याएं तो आपको याद करनी ही करनी, क्योंकि ये अधिकतर पूछी जाती है। और इसके अलावा अगर कहीं अपन को एक सोडियम जो काम में लिया जाता है, एक परमाणु का भार होता है उसके 23, और ये संख्याएं कुछ अगर आपने याद कर ली तो कुछ संख्याएं जो अपन को नहीं याद है वो पेपर जब भी सूत्र आता है परीक्षा में वो मान वहाँ पे दिया होता है इनके अलावा। तो और सूत्र जब कभी भी आप कर रहे हैं कुछ संख्याएं याद भी रखें, हो जाएगा, याद करें। जैसे सल्फर कहीं कहीं काम में आएगा, एक परमाणु का भार 32 है उसका। अब देखो, एक मैं आपको सिंपल सी बताऊं कि C2H6 का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करना चाहते हैं। आणविक द्रव्यमान, अणुभार, कार्बन कितने हैं? 2, एक कार्बन परमाणु के भार 12 है, तो C बराबर अपन लिखेंगे 2 × 12, तो ये तो हो जाएगा 24। नोट्स में पूरा विस्तृत कर रखा है, उसको और भी देख ले। और हाइड्रोजन H बराबर अपन लिखेंगे 6 × 1, तो ये हो गया 6। टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 30 आणविक द्रव्यमान। ये देखो NaOH लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो आप यूं भी लिखो, आराम से उसको करो, क्योंकि आराम से सीखना है आपको। Na बराबर कितना है? 1 है सोडियम, 1 × 23 बराबर 23। O बराबर एक परमाणु है × 16, 16। हाइड्रोजन 1 है, 1 × 1 40। इस तरह से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। जल का अणु दे रखा है 5H2O। देखो इधर कैसे करना। हाइड्रोजन सूत्र के अनुसार 5 लिख दो, कोष्टक कर दो, कोई बात नहीं। साथ ही हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, इस कोष्टक के पहले 5 है, 10 H2 हो गया, तो 10 हाइड्रोजन हो गए, तो 10 तो हाइड्रोजन हो गए और 5 ऑक्सीजन हो गए। एक तो ये हो सकता है, तो 10 हाइड्रोजन, तो 10 × 1 बराबर 1, तो 10 हो गया। और ऑक्सीजन कितने? 5 × 16, ये भी तो हो सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, पहले 5 लगाओ, कोष्टक करो,
हाइड्रोजन कितने, ये इसके अनुसार, तो 2 × 1 प्लस 16, यानी कि 1 है और ये 16, तो 5 कोष्टक 2 + 16, 5 कोष्टक यानी कि 18, और 18 पंचे ये कितने हो जाएगा 90, या इसको इस तरह से लें तो भी वो 90 ही आएगा। तो इस तरह से 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक अणु का भार आपके कितना आया, H2O के एक अणु का भार कितना आया 18, और इसके साथ में कितने का गुणा है 5 का, इसलिए आपका गुणा ये हुआ तो ये 90 हो गया। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान हो गया। पूरे अणु का भार, पूरे अणु का भार कितना आ रहा है, आपको ऐसा कोई सूत्र दिया गया है CaCO3। अब देखो इधर, तो CaCO3 दिया है, तो कैल्शियम का आपको ये कोष्टक में 40 मान दिया हुआ होगा, परीक्षा में भी आता है। अब कार्बन का आपको पता है, कार्बन और ऑक्सीजन तो कॉमनली प्रयुक्त लिए जा रहे हैं, काम में लिए जा रहे हैं। तो एक कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम बराबर 1 है, तो 40 × 1, ये तो 40 हो गया, एक ही है। कार्बन एक ही है, पर एक कार्बन के परमाणु का भार 12 × 1, ये 12 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 3 है, पर एक का भार 48, ये कैल्शियम का हो गया, ये कार्बन का हो गया, और ये ऑक्सीजन का हो गया। 48 × 12 60, और 40 100। इस तरह से जितने भी अणु, कुछ भी अणु आपको दिए जाए, उनका आणविक द्रव्यमान मतलब उसका अणु भार, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखनी है। क्लास में होती तो अलग बात होती, आपको कई सारे एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस कराई जाती। कई सारे एग्जाम्पल आपके साथ दिए गए, जैसे NaOH दे दिया, CaSO4 दे दिया, Mg अगर दिया हुआ है तो Mg को आपका मान दिया हुआ होगा। पोटेशियम है KNO3, तो ये मान भी ये दिया होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये काम कॉमन। C4H10, इसका मान ज्ञात करना, ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, और आणविक द्रव्यमान जब अपन ज्ञात हो जाए, अणुभार ज्ञात हो जाए, तो हम एक संख्या बताएंगे मोल। मोल बराबर ये होता है भार बटे अणुभार, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर है वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। अगर ये दोनों संख्या समान हैं, 30 और इसका अणुभार भी 30 है, तो अपन कहेंगे उसका 1 मोल है। और अगर 2 मोल का मतलब ये है कि भार 60 हो जाएगा और ये 30 का मतलब ये 2 मोल प्राप्त होगा। वो अपन सवाल में आएगा, उस समय आपको बताऊंगा। ये कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का भार 80 दिया हुआ है, 80 है, तो मोल ज्ञात करो। तो भार, मोल बराबर अपन क्या लिखते हैं, भार बटे अणुभार। तो भार अपन को कितना दे दिया गया 80 ग्राम, और अणुभार अपन ने कितना ज्ञात किया था 40, क्योंकि सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 39 और एक हाइड्रोजन 40, तो बराबर 2 मोल। 2 मोल भी हो सकता है, 3 मोल भी हो सकता है, 4 मोल भी हो सकता है, आधा मोल भी हो सकता है। आधा मोल कब होगा, जब ये मान जो 60 है उसकी जगह ये संख्या 15/30 हो जाता, तब आधा मोल हो गया। तो अपने ये भी ध्यान रखें, मोल, मोल का मतलब क्या है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, भार बढ़ता जाएगा, मोल भी बढ़ता जाएगा। आधा मोल तो भार आधा हो गया है, जितना
तो इस प्रकार से आपको ऐसी चीज़ें जो बताई हैं जो मोस्टली कॉमनली है और जो आपकी ज़रूरत है। इसको सबसे पहले अणुसूत्र बनाते कैसे हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ ही मोल कंसेप्ट, मोल बराबर भार बटे अणुभार, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, याद रखें इसको। और इस तरह से इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा अगले में कि हम किसी भी विलयन, यानी विलयन का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने बोल रहा हूं, नमक का जलीय विलयन। इसमें जो बातें हैं उसको समझें। नमक का जलीय विलयन, नमक को किस में घोला, जल में, नमक का जलीय विलयन। तो जो जलीय विलयन नमक का बना वो तो पूरा विलयन हो गया। विलेय क्या हो गया, नमक। विलायक यानी कि जिसमें अपन घोल रहे हैं वो क्या हो गया, पानी। तो नमक प्लस जल बराबर नमक का जलीय विलयन बना। तो ये तो हुआ बच्चों विलेय, प्लस ये हुआ विलायक, और ये पूरा जो विलयन बन रहा है नमक का जलीय विलयन। सोल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखो उस पानी में कितना नमक हमने घोला है, कितना विलेय घोला है, वो तो अपन को नहीं पता है। तो विलायक में घुले हुए नमक की अगर मात्रा बतानी है या जो विलेय है उसकी मात्रा जो अपन बताना चाहते हैं, उसको जिस इकाई में व्यक्त किया जाता है उसको कहते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, कि कितनी मात्रा घुली हुई है। विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा को बताने वाली इकाई को, जो यूनिट को अपन कहेंगे, उसको कहेंगे सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बताने की जो विधियां हैं किस किस से अपन को बताते हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा।